नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आसिल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की भारतीय हैंडलूम को अपनाने और बुनकरों का समर्थन करने की अपील। लोकसभा में आज एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल भी किए जाएंगे पेश। झारखंड में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अनिश्चितकालीन धरने और भूख हड़ताल पर डटे हैं छात्र। छात्रों का दावा, सोरेन सरकार से अभी तक नहीं मिला बातचीत का कोई निमंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बैंकॉक के पास एक स्कूल में एक छात्र ने की गोलीबारी, 2 की मौत, कई घायल। बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के लिए 2 नए कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर। व्हाइट हाउस ने कहा, बर्थ टूरिज्म पर लगेगी रोक। और आर प्रज्ञानंदा ने वो बने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियन। एक दौर शेष रहते हासिल की खिताबी जीत। पहली बार जीता ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। देश के 35 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका से जुड़ा ये क्षेत्र आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार भारत के हथकरघा क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले और देश की समृद्ध बुनाई परंपराओं को बचाने और बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए दिए जाएंगे। समारोह का मुख्य आकर्षण 22 प्रतिष्ठित पुरस्कारों का वितरण होगा। इसमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार इस क्षेत्र से जुड़े बुनाई, नवाचार, डिजाइन, विकास, विपणन पहल, स्टार्टअप उद्यम और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देंगे। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के हथकरघा इकोसिस्टम में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय समारोह के अलावा ये दिवस मनाना और देश की जीवंत हथकरघा परंपराओं को उत्सव के तौर पर पेश करने के लिए देश भर में प्रदर्शनियां, डिजाइनर सम्मेलन, IIHT सम्मेलन और अन्य प्रचार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से हथकरघा से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम भारत की समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत का जश्न मना रहे हैं। हम अपने बुनकरों और कारीगरों के कौशल, रचनात्मक और समर्पण को भी सलाम करते हैं। पीढ़ियों से उन्होंने हमारी परंपराओं को संजोया है और समृद्ध किया। हमारी सरकार हथकरघा क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखेगी, जो ग्रामीण सशक्तिकरण, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नेशनल हैंडलूम डे का इस्तेमाल कर अपने पसंदीदा हैंडलूम प्रोडक्ट्स और गेट रेडी विद मी वीडियोस जरूर शेयर करें, जिससे इस सेक्टर से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ेगा। करघे से निकलने वाला हर धागा केवल वस्त्र नहीं बुनता, बल्कि भारत की हजारों वर्षों की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के साथ आत्मनिर्भरता की एक कहानी गढ़ता है।
और ये कहता है कि देश के 35 लाख से अधिक लोगों की आजीविका से जुड़ा ये क्षेत्र आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार न केवल उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित करेगी, बल्कि तकनीक, नवाचार और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश भी देखेगी। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भारत का हथकरघा उद्योग दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है। इसकी पहचान केवल पारंपरिक वस्त्रों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक कला और उत्कृष्ट शिल्प कौशल से भी है। यही कारण है कि हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। हथकरघा क्षेत्र केवल परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का भी मजबूत आधार है। देश में 35 लाख से अधिक लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी है, जिनमें 70% से अधिक महिलाएं हैं। सरकार इस क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए IIT दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर चुकी है। इसके साथ हैंडलूम 4.0 ऐप, हैंडलूम ई-विद्या, हैंडलूम एक्स, कलाग्रह स्टूडियो और थ्रेड्स ऑफ वेलर जैसी 5 नई पहलें भी शुरू की गई हैं। आने वाले दिन में 2 ही संकल्प है कि हम सोशल सिक्योरिटी से जोड़ें, उनके मार्केटिंग के लिए ग्लोबल, गांव से ग्लोबल तक की व्यवस्था। मैं केवल प्रार्थना करूंगा बुनकर भाइयों से, मोदी जी पे भरोसा रखें और चेंज होना शुरू हो गया। बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत उन्नत करघे, वर्कशेड, डिजाइन विकास और विपणन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच 237 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया। वहीं लगभग 1.5 लाख बुनकर और संस्थाएं सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी जेम से जुड़ चुके हैं, जबकि हजारों बुनकर इंडिया हैंडमेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम is important to the handloom weavers to make the diversified products and to improve the quality as well as the productivity. सरकार बुनकरों के सामाजिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत बना रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एकीकृत महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर पुरस्कार विजेताओं बुनकरों को 8,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। उनके 2 बच्चों को वस्त्र संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती है। फ्रेश माल नहीं होता था, उससे करते थे, मगर अब जो मिल गया है तो माल भी फ्रेश होता है, काम भी फ्रेश होता है। सब्सिडी पे मिल रहा है लूम, ये योजना है, और रेशम कार्ड बन रही है, ये योजना है। साथ में हम काम कर रहे हैं तो हमें तो इसका शुक्रिया अदा है। हमारे क्लस्टर को इस लायक समझा और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में इसका नाम का परचम लहरा रहा है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। परंपरा और प्रौद्योगिकी, विरासत और विकास, यही आज के भारतीय हथकरघा क्षेत्र की नई पहचान बन रही है। सरकार की पहलें न केवल बुनकरों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि ला रही हैं, बल्कि भारत की सदियों पुरानी हथकरघा परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रही है। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जहां आज दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज एक विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है। ये विधेयक MSME का जो ये विकास अधिनियम है वो 2006 में उस संशोधन का प्रस्ताव करता है। वहीं शुक्रवार होने के कारण दोनों सदनों में निजी सदस्य विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में
जेडीयू के सांसद संजय झा मिथिला की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन से संबंधित निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करेंगे। वहीं सांसद पी विल्सन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन से संबंधित निजी सदस्य विधेयक सदन के समक्ष रखेंगे। और बात अब झारखंड की, जहां नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का 14वां दिन। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। इस बीच आईएसआई यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विधानसभा मार्च और 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि झारखंड प्रांतीय सिविल सेवा की 14वीं परीक्षा रद्द की जाए और भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की स्वतंत्र समिति से राज्य के बाहर करवाई जाए। छात्रों की झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में व्यापक सुधार करवाए जाने की भी मांग है। विपक्षी विधायकों ने कल मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के विधायकों ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के बारे में झारखंड सरकार 13 अगस्त तक कोई निर्णय नहीं लेती तो वो छात्रों के साथ भूख हड़ताल में भाग लेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। केंद्र ने इस मांग वाली जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संविधान के तहत SC/ST आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा मुख्य रूप से OBC, SEBC आरक्षण से जुड़ी है। केंद्र ने कहा कि आरक्षण नीति में बदलाव से पहले व्यापक सामाजिक आर्थिक अध्ययन जरूरी है। वहीं सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने वर्ष 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को अपनी सहयोगी से रेप का दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित की बेंच ने ये सजा सुनाई। अदालत ने तेजपाल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 2F 354A और 354B के तहत दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल ने अदालत से सजा में नरमी की अपील की, जबकि गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिकतम सजा की मांग की है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये मामला एक पूर्व जूनियर सहयोगी के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया कि नवंबर 2013 में गोवा में थिंग फेस्ट इवेंट के दौरान इस वरिष्ठ पत्रकार ने होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न किया था। 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। और आइए अब आपको पूरी टाइमलाइन के लिहाज से इस मामले का बैकग्राउंडर बताते हैं। तो यौन उत्पीड़न की जो घटना है ये 7 और 8 नवंबर 2013 की है। अब 23 नवंबर 2013 को इस मामले में FIR दर्ज हुई। 30 नवंबर को अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद तरुण तेजपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। ये केस 17 फरवरी 2014 को गोवा पुलिस ने चार्जशीट इसमें दाखिल की और इस बीच जुलाई 2014 में तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जमानत दी, यानी कि 17 फरवरी 2014 को केस में चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन जुलाई 2014 को तेजपाल को जमानत दे दी गई इस पूरे मामले बाबत। 21 मई 2021 को गोवा की अदालत से जो सबूतों के अभाव रहे उसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था।
वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डी न्यूज पर न्यूज एट 10। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत बढ़ते आगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोटे डी आइवर गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री महामहिम नियाल काबिल से मुलाकात की। भारत और कोटे डी आइवर के बीच लंबे समय से चले आ रहे करीबी रिश्तों को और मजबूत करने और आपसी हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के बढ़ाने पर सार्थक रूप से बातचीत हुई है। संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट मौसम पर आधारित प्रदर्शनी जो कि भोपाल में चल रही है, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान लगाई है। समुद्री सांस्कृतिक संबंधों और सभ्यतागत जुड़ाव को प्रदर्शित करती ये प्रदर्शनी ब्रिक्स डेलीगेट्स के लिए रोचक बनी हुई है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की देखिए रिपोर्ट। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट मौसम पर आधारित एक प्रदर्शनी जो है वो संस्कृति कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक जो भोपाल में चल रही है उसमें लगाई गई है और मैरीटाइम हिस्ट्री जो है भारत की उसको बताने की कोशिश जो है इस पूरी एग्जीबिशन में की जा रही है। जो तमाम डेलीगेट्स ब्रिक्स और मेंबर कंट्रीज से आए हुए हैं उनके लिए एक बड़ी उत्सुकता भरी ये एग्जीबिशन आप इसको कह सकते हैं। आकृति हमारे साथ मौजूद हैं, ASI में कंसल्टेंट हैं और इस एग्जीबिशन के बारे में बता रही हैं। लगातार जो लोग यहाँ आ रहे हैं, आकृति क्या बताने की कोशिश है इस एग्जीबिशन के जरिए हमारी, और ये क्या कुछ कह रही है? प्रोजेक्ट मौसम इसका नाम है। प्रोजेक्ट मौसम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जो कि 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था 38th कमेटी मीटिंग के दौरान। और मौसम का मतलब क्योंकि होता है सीजनल विंड्स या फिर वेदर जिसको कि हम कहते हैं, और कैसे इस मौसम की वजह से इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारी मैरीटाइम मूवमेंट की शुरुआत हुई और उसकी वजह से एक बहुत ही डेंस नेटवर्क, कॉम्प्लिकेट नेटवर्क डेवलप हुआ मैरीटाइम नेटवर्क्स का, जिसने बहुत सारे नेशंस को आपस में कनेक्ट किया। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज़ 39 कंट्रीज़ चूज़ किए हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और कैसे इन कंट्रीज़ में आपस में ट्रेड की वजह से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की वजह से, मूवमेंट की वजह से, रिलीजियस एक्सचेंज की वजह से अलग अलग नेटवर्क्स बने और अलग अलग तरीके का हमें आर्किटेक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है। ये एग्जीबिशन यहाँ लगाने का उद्देश्य हमारा क्या है? ब्रिक्स की बैठक जब यहाँ चल रही है, ब्रिक्स नेशन से लोग यहाँ आए हैं, क्या कनेक्शन इससे होता है? ब्रिक्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट मौसम के अंदर हमारी 11 कंट्रीज़ ऐसी हैं ब्रिक्स की, जो कि ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज़ हो या फिर पार्टनर कंट्रीज़ हो, उसमें से 11 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि हमारी प्रोजेक्ट मौसम का भी हिस्सा बनती हैं। तो हम उनके साथ एक डायलॉग की शुरुआत करना चाहते हैं जिसके तहत हम ये बात कर सके कि ये जो हेरिटेज है हमारी, जो कि हेरिटेज अक्रॉस द रीजन स्प्रेड है, वो हेरिटेज सिर्फ एक देश की नहीं है, वो हेरिटेज वो एक शेयर्ड हेरिटेज है जो कि नेशंस के बीच की शेयर्ड हेरिटेज है, और उसको हम उस शेयर्ड हेरिटेज की तरह ही रिकॉग्नाइज करें, उसके प्रति हम ट्रांसनेशनल नॉमिनेशंस उसके लिए हम डेवलप कर सके, जिससे वो विश्व स्तर पे उसका रिकॉग्निशन यूनेस्को के थ्रू से मिले। मेरे साथ थी कंसल्टेंट हैं ASI में, और ये एग्जीबिशन अपने आप में बहुत कुछ भारत के जो मैरीटाइम इतिहास है उसको बता रही है और ब्रिक्स देशों के साथ कैसे इसका कनेक्शन है ये बताने की कोशिश भी यहाँ की जा रही है। ये एग्जीबिशन केवल ब्रिक्स डेलीगेट्स के लिए ही नहीं है बल्कि ओपन फॉर ऑल है। कोई भी यहाँ आकर जो है इस एग्जीबिशन को देख सकता है, इसकी विशेषताओं को देख सकता है, समझ सकता है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़ भोपाल। और आइए बात करते हैं स्पेस क्षेत्र से जुड़ी हुई। बेंगलुरु की स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज आज भारत का पहला पूर्ण एकीकृत 80 टन श्रेणी का लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन फुल फ्लो स्टेज्ड कम्बशन रॉकेट इंजन का अनावरण कर रही है। और भारत की जो नई स्पेस की छलांग है आखिरकार ये कहती क्या है? तो आज FFSC रॉकेट इंजन का अनावरण है और ये पूरी तरह से स्वदेशी 80 टन थ्रस्ट क्षमता वाला
अत्याधुनिक इंजन है। स्पेसटेक स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इसे तैयार किया है और लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन ईंधन का इस्तेमाल इस इंजन के जरिए किया जाएगा। FFSC जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है वो रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और जब हम रीयूजेबल रॉकेट्स की बात कर रहे हैं तो मीथेन भविष्य के ईंधन के तौर पर एक अच्छा विकल्प है और मीथेन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अगर हम अगली पीढ़ी की बात करते हैं तो ईंधन के विकल्प के तौर पर खड़ी हुई है। अब FFSC जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है आखिर वो है क्या? तो फुल फ्लो स्टेज कंबशन तकनीक सबसे उन्नत लिक्विड रॉकेट इंजन्स की तकनीक में शामिल है। अब इसमें होता ये है कि ईंधन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 100% प्रयोग किया जाता है और इसमें प्रणोदक की बर्बादी नहीं होती और उच्च दक्षता के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है इस तकनीक के जरिए। और रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए ये तकनीक आदर्श साबित हो रही है। FFSC इंजन जो है उसके प्रमुख आखिरकार फ़ायदे क्या हैं? तो इसमें क्योंकि प्रणोदक की बर्बादी नहीं होती और टरबाइन पर कम दबाव होता है और टरबाइन पर कम दबाव की वजह से जो प्रवाह है, जो फ्लो है, उसका बाइफर्केशन यानी विभाजन आराम से होता है। दहन कक्ष में उच्च दबाव समान ईंधन से अधिक थ्रस्ट यहाँ पर मौजूद है और इंजन अगर हम उसकी तुलना करें तो वो ठंडे रूप में चलता है और ये इंजन की एक लंबे एज के लिए यानी कि लंबी आयु के लिए बहुत उपयुक्त तकनीक है और इसे आप बार बार प्रयोग में लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी इंजन की लाइफ भी बढ़ती है। तो FFSC इंजन के प्रमुख फ़ायदे हमने आपको बताए और एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ जो है जिसने उसका निर्माण किया है, ये 2024 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई। नीरज खंडेलवाल जो कि IIT बॉम्बे पोस्ट के छात्र हैं और देव कुमार थमसिट्टी वो इसके संस्थापक और सह संस्थापक हैं और इसकी विशेषज्ञता ये है कि क्रायोजेनिक सिस्टम और रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज काम कर रही है। 13 वर्ष का अनुभव है इसका और इस पूरे स्पेस टेक्नोलॉजीज का जो लक्ष्य, जो गोल वो ये है कि अंतरिक्ष यात्रा को हम कैसे और सुलभ और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि किफ़ायती बना सकते हैं। सितंबर 2025 में FFSC सब स्केल इंजन का सफल हॉट फायर टेस्ट हुआ था और जनवरी 2026 में हाई स्पीड टर्बो पंप का भी सफल परीक्षण किया गया है। और अब बात मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। केरला में मानसून का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 घंटों के दौरान बेहद भारी बारिश की संभावना जताते हुए 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। अलपुचा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पथानामिट्टा, कासरगोड और कन्नूर जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले 2 दिन तक बारिश और तेज हो सकती है। पहले से फ्लैश फ्लड प्रभावित इलाकों में हालात और चुनौतीपूर्ण होने की आशंका है। वहीं तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरों का खतरा बना हुआ है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलपुझा के तटों पर 1.2 से 1.4 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अमरनाथ यात्रा के 29वें जत्थे ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच चंद्रकोट से होकर आगे की यात्रा शुरू की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों की तैनाती और ट्रैफिक प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की। सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन लगातार यात्रा मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। हजारों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने यात्रियों से दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है।
अलग अलग सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियों का दबदबा दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इस सेगमेंट में ऑटोमोबाइल कंपनीज भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्षमता के मामले में भारतीय ऑटोमेकर्स ने दुनिया में टॉप किया। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने दुनिया भर की 22 अन्य ऑटोमेकर कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने टेस्ला और BYD जैसी कंपनियों को पछाड़ दिया। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने 2025 में प्रति किलोमीटर सबसे कम एनर्जी की खपत की। भारतीय सड़कों के लिए बनी भारतीय इंजीनियरिंग अब ग्लोबल बेंचमार्क सेटअप कर रही है। थाईलैंड के एक स्कूल से गोलीबारी की घटना की खबर सामने आ रही है। थाईलैंड के नोंथाम्बुरी प्रांत के एक हाई स्कूल में हुई इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 घायल। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक स्कूल में ये गोलीबारी एक छात्र ने की, जिसमें एक शिक्षक भी था और उसकी मौत हुई है। हालांकि मरने वालों की सही संख्या अभी पता नहीं चल पाई। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक गोलीबारी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि घटना की जांच अभी जारी है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और हमलावर के मकसद का अभी पता लगाया जा रहा है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम कर लिया। जावेखर सिंदारोव के खिलाफ ड्रॉ खेलकर उन्होंने एक दौर शेष रहते ही टूर्नामेंट में अपने नाम किया। अंतिम दिन प्रज्ञानंदा ने 3 शानदार जीत दर्ज की और इसके साथ ही पूरे टूर्नामेंट में 35 से 23 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर रहे सिंदारोव ने 1.5 अंक की बढ़त के साथ वो चैंपियन बने। ये उनका पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड और ब्लिट्ज खिताब है। प्रज्ञानंदा की इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी खासियत उनकी निरंतरता रही। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेले गए 27 मुकाबलों में केवल 2 मैच गंवाए, जिनमें रैपिड और ब्लिट्ज दोनों प्रारूप शामिल रहे। बाकी मुकाबलों में उन्होंने जीत और ड्रॉ के दम पर शानदार बढ़त को बनाए रखा। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास शो न्यूज़ पंच में इसे कृतिका के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।